बहुचर्चित तारा हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए लखनऊ हाई कोर्ट के जज ओंकार ठाकुर ने अपना फैसला सुनाया। सारे सबूत बयानों को सुनने के बाद कोर्ट का यह फैसला है कि तारा के संग रेप करने के बाद उसकी हत्या कामी, लोभी, छगन और सोनू ने ही की है। लिहाजा कोर्ट कामी, लोभी और छगन को मौत की सजा सुनाती है। और चूंकि सोनू की उम्र वारदात के समय सिर्फ 16 साल थी और वो अभी नाबालिग है, इसलिए अदालत उसे सुधार गृह भेजने का हुक्म दे दी है। और यह फैसला लिखकर जज ने अपनी कलम तोड़ दी। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद सोनू के लबों पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी अचानक पूरे कोर्ट में दहशत का माहौल छा गया। बिजली गुम हो गई, कमरे में घुप अंधेरा हो गया। आकाश में भी घने काले बादल छा गए, घनघोर बारिश शुरू हो गई। वातावरण अत्यंत डरावना हो गया। उल्लुओं के बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। अदालत की कुर्सियां और मेजें हिलने लगी और जज साहब का शरीर हवा में लटक गया। फिर अदालत के रोशनदान से एक भयानक डायन भूतनी का अंदर प्रवेश हुआ, जिसे देखकर अदालत में उपस्थित वकील और तमाम लोग भयभीत हो गए। उनके हाथ पांव डर से कांपने लगे। फिर देखते ही देखते उस डायन ने सोनू के जिस्म में अपने बड़े बड़े नाखून धंसा दिए। उसकी भयंकर चीख वातावरण में गूंजी। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, लेकिन किसी का भी साहस ना हुआ कि वो उसको बचा पाता। और तभी उस डायन ने अपने पैने नाखूनों से सोनू का सीना चीर दिया और उसकी गर्दन में अपने दांत बढ़ाकर उसका सारा खून पी गया। उसका दिल और जिगर निकालकर वो कच्चा चबा गई और बोली, बहुत टेस्टी है। फिर सोनू के निर्जीव शरीर को छोड़कर वो डायन भूतनी कोर्ट के उसी रोशनदान से वापस चली गई। कहां गई किसी को कुछ पता न लगा। मौसम साफ हो गया, बादल छंट गए, सूरज चमकने लगा, बारिश बंद हो गई। जज साहब अपनी कुर्सी पर आ गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन सोनू की लाश जज साहब के सामने थी, जो अत्यंत डरावनी दिख रही थी। सोनू का खून जज साहब की आंखों के सामने हुआ था। एक डायन भूतनी उनके सामने सोनू का सारा रक्त निचोड़कर पी गई थी और उसके दिल और जिगर को खा गई थी। लेकिन उनकी कलम खामोश थी, उनकी जुबान खामोश थी। न्याय की धज्जियां उड़ गई थी। सोनू की हत्यारिन डायन उनके सामने, वकीलों के सामने, पुलिस वालों के सामने अत्यंत बेरहमी से सोनू की हत्या कर गायब हो चुकी थी। उसको कौन पकड़ता और कैसे पकड़ता? और क्या उस हत्यारी डायन भूतनी को कानून सजा दे सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास न था, न पुलिस, न वकील के पास और न जज के पास। और कोर्ट के इतिहास में इससे पहले इस तरह की घटना कभी ना हुई थी। इतनी भयानक तरीके से सोनू को मारा जाना, उसका दिल जिगर निकालकर कच्चा खा जाना, उसके जिस्म का सारा लहू पी जाना। जिसने भी इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखा, उसकी रूह कांप गई, उसकी आंखें पथरा गई, उसकी बुद्धि जड़ हो गई। दूसरे दिन सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अखबारों में यह खबर सुर्खियों में छपी। और जिसने भी इस खबर को पढ़ा वो हैरान रह गया। कुछ लोगों ने इसे अफवाह माना, कुछ ने इसे खुदा का कहर माना और कुछ लोगों ने इसे भारतीय न्याय के विरुद्ध ईश्वर का फैसला माना। यह केस एक 16 साल की एक मासूम लड़की तारा का था, जिसकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या से पहले उसके संग रेप भी किया गया था, उसे तड़पाया गया था, उसके जिस्म को बेरहमी से काटा गया था, उसके जिस्म से उसका मांस नोच लिया गया था और इस बीभत्स भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया था 4 खूंखार रईसजादों ने, आज से 1 साल पहले, जिनमें से 3 को जज ने फांसी की सजा सुनाई और चौथे आरोपी सोनू को नाबालिग होने के कारण मजबूरन सुधार गृह में भेजने का आदेश देना पड़ा, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के समय उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और इसी कारण फांसी की सजा से वो बच गया और नियमतः 1 साल बाद सुधार गृह से भी उसने छूट जाना था। लेकिन इन चारों रईसजादों की पहुंच काफी ऊपर तक थी, इसलिए हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इनके वकील अंबुज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के वकील अंबुज का तर्क था कि इस केस का सबसे कमजोर पॉइंट यह है कि मौका वारदात पर कोई भी गवाह मौजूद नहीं था।
और अदालत ने अपना फैसला जिन गवाहों के आधार पर दिया है वो झूठे हैं और उन्हें पैसों से खरीदा गया है। अंबुज ने यह भी कहा कि जिस डायन भूत ने भरी अदालत में सोनू की हत्या की, यह किसी काले जादूगर की नजरबंदी का खेल भी हो सकता है, जिसने बड़ी चालाकी से अपने जादुई प्रभाव से कोर्ट में उपस्थित सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया और सोनू की हत्या करके फरार हो गया। इस तरह के जादुई करिश्मे अक्सर जादू के खेल में दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अंबुज के स्तर को स्वीकार कर लिया कि यह वारदात किसी जादूगर की भी हो सकती है जो काला जादू करने में माहिर हो, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र की विद्या का इतिहास बहुत पुराना है। आज भी बहुत से देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती है और कभी कभी तो इंसानों की बलि चढ़ाने की घटनाएं भी सुनने को मिलती है। यद्यपि कोर्ट इस तरह की घटनाओं को नहीं मानती, लेकिन इन घटनाओं को इग्नोर भी नहीं कर सकती। इसलिए इस तरह की वारदातों में सच्चाई की तह तक जाना बहुत जरूरी है, जिससे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। मासूम तारा के संग इन आरोपियों ने रेप करने के बाद जब उसकी हत्या की थी तो बहुत बड़े पैमाने पर बवाल हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, कई बसों को जला दिया गया था, जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। पुलिस को कई बार प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा और कई शहरों में तो रेलें भी रोकी गई थी। और तब बड़े पैमाने पर जन आक्रोश को देखते हुए और उनकी मांग पर सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। तारा हत्याकांड का पहला आरोपी कामी सरपंच करामाती का पुत्र था। उम्र सिर्फ 22 साल। रेप के 5 इल्जाम पहले भी उस पर लग चुके थे और इन पांचों केस में वो बाइज्जत बरी हो चुका था। ठेकेदारी और ब्याज पर रकम देना उसका मुख्य धंधा था। दूसरे आरोपी लोभी की उम्र 23 साल थी। जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, वो बहुत लालची किस्म का गुंडा था। काम धंधा कुछ नहीं, बाप के पैसों से ऐश करना और दादागिरी से बड़े बड़े दुकानदारों उद्योगपतियों से रंगदारी वसूल करना, यही उसका पेशा था। तीसरा आरोपी छगन विधायक काले का बेटा था। बोलेरो गाड़ी से चलता था। अपनी हनक दिखाने के लिए 2-4 गनर को भी अपने साथ रखता था। उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाप के पास करोड़ों की दौलत थी और वो यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का दबंग नेता भी था। लोगों में उसका दबदबा इतना था कि 10-20 लोगों के सामने भी वो किसी का कत्ल कर देता, तब भी उसके विरुद्ध गवाही देने वाला कोई न मिलता, क्योंकि जान है तो जहान है। ये बात उसने अपने सभी जानने वालों के दिमाग में भर दी थी और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी खुली धमकी थी कि अगर किसी ने भी उसके विरुद्ध कोई गवाही देनी चाहिए तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और चौथा आरोपी सोनू, जिसकी भरी अदालत में बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो छगन का छोटा भाई था। ये चार के चारों बड़े बाप के बिगड़ैल औलाद थे। इन सभी पर रेप, धोखाधड़ी, दादागिरी, रंगदारी, पैसा वसूली और हत्याओं के कई केसेस दर्ज थे और पुलिस हमेशा इनके साथ नरमी से पेश आती थी, ऐसा जांच में सामने आया। सीबीआई अधिकारी आप्टे ने उनके स्कूलों में जाकर भी उनके कारनामों की जांच की और मालूम हुआ कि इनके गुंडागर्दी से टीचर भी डरते थे। एक दो बार तो इन्होंने अपने गुरुजनों पर हाथ भी उठा लिया था और परीक्षा में पास न करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। स्कूल की लेडी टीचर और युवा लड़कियां भी इनके गंदे कारनामों से हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन इनके खिलाफ बोलने की किसी में भी हिम्मत न थी। सीबीआई जांच। तारा नाम की जिस लड़की के साथ कामी, लोभी, छगन और सोनू ने रेप किया था, उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और वो लखनऊ के एक प्रसिद्ध स्कूल में कक्षा 11 में पढ़ती थी। उसके माँ बाप का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो चुका था और वो अपनी दादी के साथ अकेली रहती थी। तारा बहुत सीधी सादी लड़की थी और किसी की मदद करने में हमेशा वो आगे रहती थी। जिस दिन उसके साथ यह हादसा हुआ था, उस दिन वो अपने घर से तैयार होकर स्कूल जाने को निकली ही थी कि तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और कार में बैठे एक व्यक्ति ने चौक जाने का उससे रास्ता पूछा और जब वो उन्हें रास्ता बताने लगी, तभी अचानक उसे कार में अंदर खींच लिया गया। उसके मुंह पर पट्टी बांधी गई। कार में ड्राइवर को लेकर उस समय कुल 4 लोग थे। कार की ड्राइविंग सीट पर कामी था। वो कार को हाईवे पर ले गया और हाईवे पर ही कार के अंदर इन चारों ने उसके संग मुंह काला किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या करके लाश को कार से नीचे गिरा दिया और
फरार हो गए। सीबीआई इंस्पेक्टर आप्टे ने अपने तरीके से तहकीकात शुरू की। उनकी पहली तरकीब यह थी कि उनका दोस्त बनकर उनको इस केस से बाइज्जत बरी होने का तरीका समझाना, क्योंकि यह उसका अनुभव था कि अधिकतर रेपिस्ट रेप करने के बाद घबराए होते हैं और उन्होंने जो कुछ भी किया उस पर उन्हें अफसोस भी होता है। मतलब मानसिक रूप से तो वो अपने अपराध को पहले ही स्वीकार कर चुके होते हैं, लेकिन पुलिस के आगे अपना मुंह नहीं खोलते। और चूंकि इस तरह के केसेस में सजा के साथ साथ बदनामी भी बहुत होती है, इसलिए अगर कहीं से भी अपने बचाव का कोई रास्ता इनको मिले तो बहुत आसानी से उस रास्ते को अपना लेते हैं। इन चारों को भी अपने जाल में फंसाने के लिए इंस्पेक्टर आप्टे ने अपनी पहली तरकीब का जाल इन पर फेंका। अलग अलग इनसे मिलकर इनको अपना दोस्त बनाया और इस केस से बरी होने का लालच देकर एक एक कर उन चारों को अपने जाल में फंसा लिया। सबसे पहले उसने कामी से पूछताछ की। जिस समय तारा का किडनैप हुआ उस समय ड्राइविंग सीट पर कामी ही था। इंस्पेक्टर आप्टे ने कामी से कहा, तुझे कानून के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं? काम, मैं कानून का विद्यार्थी नहीं और कानून की धाराओं के बारे में मुझे कोई जानकारी है। मैं अदालत में वही बोलता हूं जो मेरा वकील मुझसे कहता है। आपके अब तक तेरे वकील ने क्या किया तेरे साथ, और कब तक अपने वकील को मोटी रकम देता रहेगा? क्योंकि इस तरह के केस अक्सर 10-10 साल तक चलते रहते हैं और ये वकील लोग अपने मुवक्किल को गुमराह करके उन्हें लूटते रहते हैं। अगर वो चाहे तो 1-2 महीने में ही केस को निपटा दे, लेकिन ये पैसों के लालच में केस को लंबा खिंचवाते हैं जिससे सालों साल इनको पैसा मिलता रहे और इनका धंधा चलता रहे। और रेप और मर्डर का केस तो ऐसा है कि इससे बचने के लिए तो इंसान का घर मकान सब बिक जाता है और ऐसे लोगों का कोई साथ भी नहीं देता, क्योंकि इससे समाज में उनकी बदनामी होती है और लोग उन्हें भी शक की निगाहों से देखने लगते हैं। और दूसरों की क्या कहें, अपने घर वाले ही साथ नहीं देते उनका बदनामी के डर से, अपने घर की मान मर्यादा के डर से। लेकिन कानून की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसका फायदा गुनहगारों को मिलता है और वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। मैं उसी बारे में तुमसे बात करना चाहता हूं। अगर तू सरकारी गवाह बन के सब कुछ सच सच बता देता है और बाकी के तीनों गुनहगारों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में सरकार की मदद करता है, तो सरकार ये मानती कि तू सुधर रहा है और तू क्राइम को खत्म करना चाहता है, और क्राइम को खत्म करने में सहयोग देने वाला सरकार की निगाह में उसका हितैषी माना जाता है और सरकार पुरस्कार के साथ उसको बाइज्जत बरी कर देती है। इसलिए अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो सारी सच्चाई सही सही बता दे, क्योंकि इसी में तेरी भलाई है। और अगर तू सच सच बता देता है तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि तेरे ऊपर हत्या का जो ये दाग लगा है ना, वो दाग भी हमेशा के लिए मिट जाएगा और फिर इस समाज में एक साफ सुथरी जिंदगी तू जी सकेगा। बस शर्त इतनी सी है कि आगे से कोई भी गलत काम नहीं करेगा तू, क्योंकि अगर दूसरी बार इस तरह की घटना को तूने अंजाम दिया तब तो भाई मैं भी तुझको नहीं बचा पाऊंगा। वैसे देखने में मुझको तू बहुत सीधा साधा लगता है और मुझे पक्का भरोसा है कि तू गलती से अपने दोस्तों के चक्कर में फंस गया। तू ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उस लड़की के साथ कुछ भी गलत हो, लेकिन उनके साथ होने के कारण तुझसे ये गलती हो गई। और मैं इस बात को कोर्ट में सिद्ध भी कर दूंगा कि तूने लड़की का रेप करने से मना कर दिया था, लेकिन उन तीनों ने बंदूक की नोक पर तुझसे ये गलत काम करवाया जिससे तू भी अपराधी बन जाए और उनके खिलाफ कुछ ना बोल सके। इस तरह आप्टे ने बहुत ही सूझबूझ और मनोवैज्ञानिक तरीके से कामी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और उन्हें कामयाबी भी मिली। कामी इंस्पेक्टर आप्टे से पूछा, लेकिन सर, अगर मैं सब कुछ सच सच बता दूं और सरकारी गवाह बन जाऊं तो अगर वो तीनों जैसे छूटेंगे या जमानत पर रिहा होंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर आप्टे ने कहा, पहली बात तो यह है कि ये रेप और हत्या का केस है। जब तू उनके विरुद्ध गवाही दे देगा और सब कुछ सच सच बता देगा तो उन तीनों का जिंदा रह पाना वैसे ही मुश्किल है और उनकी जमानत किसी भी कीमत पर नहीं होनी, तो तुझे खतरा किस बात का? और दूसरी बात यह है कि चिंता सिर्फ उनकी की जाती है जो जेल के बाहर हैं, जो अपने घर परिवार में हैं, जो अपने दोस्त और रिश्तेदार हैं। कामी, फिर भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि सब कुछ सच सच बताकर मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आखिरकार वो मेरे दोस्त हैं। इंस्पेक्टर आप्टे ने उसे समझाया, तू चिंता मत कर, क्योंकि जब तू सरकारी गवाह बनेगा और मेरे को
सब कुछ सच सच बता देगा, तब इन तीनों से सामना सिर्फ कोर्ट में होगा तेरा। इसलिए अब ज्यादा इनके बारे में मत सोच, सिर्फ अपने बारे में सोच, वरना फांसी के फंदे से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तू इनको सजा दिलवाने में मदद करेगा तो तुझे अपने किए का प्रायश्चित करने का मौका भी मिल जाएगा, और तब ऊपर वाले के दरबार में भी तुझको माफी मिल सकती है, क्योंकि गुनहगारों को सजा दिलवाना भी बहुत सबाब का काम होता है। इंस्पेक्टर आप्टे ने जिस तरह कामी को अपनी बातों में उलझाया, उसे उनकी बात को मान लेने में ही अपना भला दिखा, और अंततः कामी ने सारी सच्चाई उगल दी, इस उम्मीद से कि वो छूट जाएगा। लेकिन सीबीआई अधिकारी आप्टे की यह चाल थी, और अपनी इस चाल में वो पूरी तरह से कामयाब रहा। कामी के बयान की उसने पूरी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी, और अब वो चाहकर भी अपने बयान से मुकर नहीं सकता था, क्योंकि धनुष्य जब एक बार फिर बाहर को निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता। कामी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद यही दाव उसने अन्य तीनों के साथ भी खेला, और उन्हें भी कोर्ट से बाइज्जत रिहा करवाने का लालच दिया। वो तीनों भी आपके द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए, और अपनी रिहाई की उम्मीद में उन्होंने भी सारी सच्चाई उगल दी। इंस्पेक्टर आप्टे ने इन तीनों के बयान भी वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए और सबूत के तौर पर इस वीडियो को अदालत में पेश कर दिया। यह वीडियो इतना पक्का सबूत था उनके खिलाफ कि अब उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अतिरिक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ अन्य पुख्ता सबूतों के आधार पर जज ने उन चारों के खिलाफ फैसला सुना दिया। लेकिन सोनू की कम उम्र होने के कारण जज उसको फांसी की सजा नहीं सुना सकता था और उसे जेल भी नहीं भेज सकता था। इसलिए जज ने सरकारी नियम और कानून के तहत उसे सुधार गृह भेजने का हुक्म दिया। लेकिन शायद जज द्वारा दिया गया यह फैसला उस डायन भूतनी को मंजूर न था, और इसीलिए भरी अदालत में उसने सोनू को बेरहमी से मार दिया। उसका खून पी गई और उसका दिल और जिगर कच्चा चबाकर खा गई। पार्ट 3।